Hey everyone, welcome to the Story Spectrum, the place where we dive deep into the worlds of movies and novels. Whether you are a film buff or a bookworm, you are at the right spot. So let's jump into today's story. सोचिए आप एक 911 कॉल सेंटर ऑपरेटर हैं। एक रात एक घबराई हुई औरत का कॉल आता है जो डिटेल्स में बता नहीं सकती कि उसके साथ क्या हो रहा है। आप सिर्फ उसकी हाँ या ना सुन के समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। द गिल्टी नेटफ्लिक्स की एक सस्पेंस थ्रिलर एज ऑफ द सेट फिल्म है जो सिर्फ एक कॉल सेंटर के अंदर ही शूट किया गया है। इस मूवी का पूरा स्क्रीन टाइम दिया गया है जैक जिलेनहॉल को, लेकिन फिर भी ये आपको बिना पल के झपकाए देखने पर मजबूर कर देगी। इस वीडियो के एंड में मैं ये भी बताऊंगा कि व्यूअर्स को इस फिल्म से क्या सीख लेनी चाहिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं लॉस एंजल्स में चारों तरफ आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर तेज़ी से फैल रहा है और इमरजेंसी सर्विसेज ओवरवर्कड है। इसका मतलब 911 ऑपरेटर्स के पास कॉल्स की बारिश हो रही है और हर कोई बहुत बिजी है। इस बेचैनी भरे माहौल में हम मिलते हैं जो बेलर से, जिसका रोल जैक जिलेनहॉल ने प्ले किया है। जो बेलर एक 911 कॉल ऑपरेटर है। वो टेंस्ड है और गुस्से में लगता है, जैसे कुछ बहुत बड़ी चीज़ उसके मन को खाई जा रही हो। ऐसा लगता है कि वो इस काम में फंस गया है, जैसे ये उसकी ड्यूटी नहीं मजबूरी है। जो को एज़मा भी थी और वो बार बार इनहलर भी ले रहा था। यहाँ मैं बता दूँ कि जो पहले एक पुलिस डिटेक्टिव हुआ करता था, पर 8 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ था कि उसका डिमोशन हो गया और उसे अब कॉल सेंटर में काम करना पड़ रहा है। उस पर एक केस भी चल रहा होता है जिसकी आखिरी सुनवाई कल है। इस केस के चलते उसकी बीवी और बेटी भी अब जो के साथ नहीं रहते। फिल्म के शुरुआती मिनट्स में जो कई कॉल्स लेता है जो नॉर्मली एक इमरजेंसी कॉल सेंटर्स में आते हैं। फर्स्ट कॉल था एक ड्रग एडिक्ट का। कॉलर बताता है कि वो मरने वाला है और उसको मदद चाहिए। जो थोड़ी ही देर में समझ जाता है कि कॉलर ने ड्रग्स लिया है और उसे बताता है कि वो खुद की वजह से ही मर रहा है। जो इस कॉल को इमरजेंसी सर्विसेज पे भेजने का फॉर्मेलिटी करता है, लेकिन वो कॉलर को बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं दिखाता। नेक्स्ट कॉल जो के पर्सनल नंबर पे आता है और कॉल था जर्नलिस्ट कैथरीन हार्बर का। वो जो से उस पे चल रही केस के बारे में पूछना चाहती थी, पर जो उससे बात नहीं करता। अगला इमरजेंसी कॉल आता है मैथ्यू का, जो अपनी कार में है और उसको एक प्रोस्टिट्यूट ने चाकू दिखाकर लूट लिया है। जो उसकी कॉल भी सही जगह फॉरवर्ड कर देता है। अब कॉल आता है एक औरत का। ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉल है जो पूरी कहानी का बेस बनाता है। जो अपने सिस्टम में औरत का नाम देखता है, जो है एमिली लाइटन। जो एमिली से पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, पर एमिली जो को बोलती है बेटा सो जाओ। एक्चुअली एमिली जो से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो अपने छोटे बच्चे से बात कर रही हो। जो कॉल काटने ही वाला होता है और तभी उसे एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो एमिली पे चिल्ला के उसको फ़ोन रखने को बोलता है। जो को डाउट होता है। वो समझ जाता है कि एमिली को किसी ने किडनैप किया है और इसीलिए वो खुल के अपनी प्रॉब्लम बता नहीं पा रही ताकि किडनैपर को शक ना हो। जो अब एमिली को सिर्फ हाँ या ना में आंसर करने को बोलता है। जो उससे एक एक करके सवाल करके पता लगा देता है कि किसी अपने ने ही उसे किडनैप किया है और एक वाइट कलर की वैन में उसे शहर से बाहर ले जा रहा है। पर जो को उस गाड़ी का नंबर प्लेट का पता नहीं चल पाता। जो पेट्रोलिंग टीम को कॉल करता है और गाड़ी का डिस्क्रिप्शन और लोकेशन बताता है, पर वो लोग एक गलत गाड़ी को रोक लेते हैं। अब जो अपने सिस्टम में एमिली के नंबर से सर्च करता है और उसे घर का नंबर मिल जाता है। जो जब उस नंबर पे कॉल करता है तो एक बच्ची कॉल उठाती है जिसका नाम एबी है। एबी बताती है कि वो घर में अपने छोटे भाई ओलिवर के साथ है जो सो रहा है और उसे अपने मम्मी के पास जाना है। एबी ये भी बताती है कि उसके पापा हेनरी एक चाकू दिखाकर उसकी माँ को लेके चला गया है। अब एबी अपने पापा का नंबर डायल करने जाती है और जो उसे पूछ के वो नंबर नोट कर लेता है। अब जो अपने सिस्टम पे उस नंबर से सर्च करता है और हेनरी के गाड़ी का नंबर पता कर लेता है। जो एबी को बोलता है कि वो अपने भाई के साथ रहे और उसे वादा भी करता है कि वो उसकी मम्मी को वापस लेके आएगा। अब जो अपने सीनियर को कॉल करता है और उसे बोलता है
कि एक यूनिट हेनरी के पीछे भेजो और एक यूनिट एबी और ऑलिवर के घर भेजो। पर उसका सीनियर बताता है कि वो सिर्फ एक ही यूनिट घर पे भेजेगा। फिर जो अपने वाइफ जेस को कॉल करके थोड़ी देर बात करता है, पर उसकी वाइफ उसे क्लियरली बोल देती है कि वो लोग अब अलग रहते हैं, तो जो रात में बार बार कॉल करके ऐसे बात नहीं कर सकता। अब जो सीधा हेनरी को कॉल कर देता है और उससे पूछता है कि वो एमिली को लेके कहाँ जा रहा है। ये सुन के हेनरी फ़ोन काट देता है। फिर जो अपने पुलिस दोस्त रिक को कॉल करता है, जो तब शराब पी रहा होता है। वो जो को बताता है कि वो डरा हुआ है क्योंकि उसे कल कोर्ट में झूठी गवाही देना है जो को बचाने के लिए। जो उसे एमिली के केस के बारे में बताता है और उसे हेनरी के घर पे सर्च करने भेजता है। इस बीच जो के पास एबी का कॉल आता है और जो को पता लगता है कि पुलिस वहाँ पर पहुँच चुकी है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एबी के ड्रेस में खून देखता है और ऑलिवर को खून से लथपथ देख के चौंक जाता है और एम्बुलेंस बुलाता है। वो लोग सोचते हैं कि ऑलिवर मर चुका है, तो जो को लगता है कि हेनरी ने ही ये काम किया है। जो बार बार एमिली को कॉल करने का ट्राई करता है और आखिरकार एमिली एक बार कॉल उठा लेती है। अब जो उससे पूछता है कि वो कार के कौन से सीट में बैठा है और उसने और हेनरी ने सीट बेल्ट पहना है कि नहीं। एमिली बताती है कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना। अब जो एमिली को अपना सीट बेल्ट लगा के कार का हैंड ब्रेक जोर से खींचने को बोलता है। इसमें हेनरी को चोट लगती है और वो गुस्से में आके एमिली को कार के पीछे डिक्की में बंद कर देता है। जो एमिली को बताता है कि आसपास से कोई भारी चीज़ उठा के अपने पास रेडी रखे और जब हेनरी गाड़ी रोक के उसके पास आए तब उसके सर पे जोर से वार करे, क्योंकि हेनरी यही डिजर्व करता है। एमिली जो उसे बात करते करते रोने लगती है और बताती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि हेनरी इतने गुस्से में क्यों है। उसने तो बस ऑलिवर के पेट में से सांप निकाला है ताकि उसका दर्द कम हो सके। ये सुन के जो को थोड़ा अजीब लगता है, तो एमिली बताती है कि ऑलिवर के पेट में दर्द हो रहा था और वो रो रहा था, तो एमिली ने उसका पेट काट के अंदर से सांप निकाल दिया और अब वो नहीं रो रहा। ये सुन के जो हैरान हो जाता है। उसे समझ आता है कि हेनरी का कोई दोष नहीं है, वो तो बस अपने बच्चों को बचा रहा है। असल में एमिली की मानसिक संतुलन सही नहीं है। तभी हेनरी गाड़ी रोक के एमिली के पास जाता है और एमिली ईंट से उसके सर पे वार करती है और गाड़ी से भाग जाती है। इस बीच जो के पास रिक का कॉल आता है और वो बताता है कि हेनरी के रूम में कुछ मेंटल हॉस्पिटल्स के बिल मिले हैं और एमिली वहाँ की पेशेंट थी। जो को समझ आता है कि गलती उसी की है। अगर जो ने इस मामले में इंटरफेयर ना किया होता तो आज हेनरी एमिली को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कर देता। थोड़ी देर बाद एमिली का कॉल आता है और वो बताती है कि वो अभी एक हाईवे ब्रिज पर है और उसके कपड़ों में खून लगा है। ऐसी हालत में उसे उसके बच्चों की याद आती है और वो वहाँ से कूदने ही वाला होता है। तभी जो बताता है कि उसने भी किसी का खून किया है। उसने 8 महीने पहले एक 19 साल के बेकसूर लड़के जेकब को मार दिया था क्योंकि वो बहुत गुस्से में था और कल कोर्ट में उसकी आखिरी सुनवाई है जहां वो झूठा सबूत पेश करने वाला है ताकि उसे सज़ा ना मिले। जो और एमिली की हालत अब एक जैसी है, पर एक डिफरेंस है। एमिली को अपने बेटे को मारने का पछतावा था और वो अपनी जान लेना चाहती थी, लेकिन जो को कोई पछतावा नहीं था। अब इतने में जो को पुलिस की सायरन सुनाई देती है और तभी एमिली फ़ोन काटते हुए बताती है कि उसको मरना होगा। फिर जो रोने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि जेकब के बाद एमिली की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार है। तभी उसके पास खबर आता है कि पुलिस ने एमिली को बचा लिया है और उधर ऑलिवर भी अभी मरा नहीं है, वो अभी आईसीयू में है। अब जो फाइनली रिलीफ्ड फील करता है। उसके अगले ही मोमेंट वो अपने दोस्त रिक को कॉल करता है और उसे बोलता है कि कोर्ट में झूठी गवाही ना देकर सब कुछ सच सच बता देना ही सही होगा। और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है जो ने ऐसा क्यों किया? उसे तो पहले से ही पता था कि वो गिल्टी है, फिर अचानक आखिरी सुनवाई से पहले उसने अपना डिसीजन क्यों बदला? मुझे लगता है कि जो को एक बहुत इम्पॉर्टेंट रियलिटी चेक मिला था। वो समझ गया था कि जिसे जहाँ होना चाहिए उसे वही ही होना चाहिए। अगर दोषी को सज़ा ना मिले तो वो अपनों के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
जैसे अगर एमिली पहले से मेंटल हॉस्पिटल में होती तो वो ओलिवर या हेनरी को चोट नहीं पहुंचा सकती। सिमिलरली जो को भी एंगर इश्यूज है, और अगर वो बच गया तो ये उसके बच्चे के लिए या किसी और के लिए भी खड़ा हो सकता है। तो ये थी पूरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप कौन सा नोवेल या मूवी समझना चाहेंगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।